हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के असिस्टेंट में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग आज नया चैप्टर फिजिकल का स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है केमिकल काइनेटिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब उम्मीद करते हैं आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और आपका वो चैप्टर तैयार हो गया होगा। इस चैप्टर में खास बात क्या है कि चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, कम से कम 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ जैसे चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं। आरएनएस इक्वेशन पर भी इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि टोटल 3 वीडियो लेक्चर थ्योरी के इसमें है हमारे, और आपका 1 लेक्चर होगा क्वेश्चंस का। तो टोटल 4 लेक्चर में यह चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आपको चारों लेक्चर्स पूरा अच्छे से देखना है और आपके पास जो भी बुक प्रैक्टिस के लिए आपने ले रखी है उससे क्वेश्चंस लगाइए। मुझे पूरी उम्मीद है आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो फिर आप इसका मतलब वीडियो आप दोबारा देखिए, कॉन्सेप्ट आपका फिर से सही होगा और क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और खास बात क्या है, कम समय लेता है चैप्टर, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत कम रहती है, इसलिए यह चैप्टर के क्वेश्चन करने में समय कम लगता है। बस कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट कर रहा है, उसमें जो पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का रेट। तो इसमें बड़ा क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है, तो आपको इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन अलग पूछा जाता है। तो जैसे देखिए क्या होता है ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन, ध्यान रखिए बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन, ये ध्यान रखिएगा, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। क्या बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे एक सिंपल रिएक्शन में लिखा है पहले, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, यानी ए आपका रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट किसमें होगा, बी में होगा। जैसे टाइम बढ़ेगा तो ए का कंसंट्रेशन घटेगा और बी यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो समय के साथ क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि डिक्रीज होगा इसीलिए जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा ए का कंसंट्रेशन तो उसके आगे माइनस साइन यूज किया, माइनस मतलब वो घट रहा है, और प्रोडक्ट जो आपका जो बनेगा उसके आगे प्लस साइन शो नहीं करता है, वो अंडरस्टूड होता है कि प्लस लगा है तो उसमें प्लस साइन होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में नेगेटिव लगेगा, प्रोडक्ट में कुछ नहीं लगेगा, मतलब प्लस साइन वहां लगा है, क्योंकि समय जैसे बढ़ेगा रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसीलिए उसमें आगे नेगेटिव लगेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसलिए उसके आगे कोई साइन नहीं लगता, मतलब अंडरस्टूड है वहां पॉजिटिव होता है। तो देखिए हमने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी जितने समय में ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, जितना कंसंट्रेशन होगा वो उसका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन है, जितना टाइम में जो गिवन टाइम होगा उसमें जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा वह उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। देखिए इसीलिए साइन क्या लगा, माइनस, इधर देखिए माइनस साइन लगा है, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। डेल्टा मतलब आपको पता है चेंज, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम बाय टी। यदि इक्वल टू आपका 0 से स्टार्ट किया 10 मिनट तक गया तो 10 मिनट आपका है। यदि आपका टी 10 से स्टार्ट किया और 20 तक गया तो 20 माइनस 10 तो भी 10 ही हुआ। तो चेंज आपका जो इनिशियल टाइम है माइनस इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, क्या दोनों का डिफरेंस है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे तो आपका डेल्टा टी मिल जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, वो आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो उसको और कैसे एक्सप्रेस करें बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट में लिखा है क्या, बी का प्रोडक्ट होता है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी कितना इस गिवन टाइम में आपका बी का कंसंट्रेशन चेंज होता है उससे डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो क्योंकि बेटा बी का प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है, अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है। तो डेल्टा मतलब चेंज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ये भी है, रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है। इसका मतलब ये कॉमनली एक्सप्रेस करें, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। यहाँ माइनस लगा है रिएक्टेंट वाले कंसंट्रेशन में और प्रोडक्ट वाले में पॉजिटिव लगा है। थोड़ा इसे कॉपी करिए, फिर थोड़ा हम कुछ और सीखते हैं। यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको दे रखा है, जैसे
हम एक रिएक्शन लिखते हैं, टू N2O5 गैसियस है, इससे बन रहा है 4NO2 गैसियस और ऑक्सीजन गैस। अब आपको यदि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो देखिए बेटा, इसमें N2O5 आपका रिएक्टेंट है, N2O5 क्या है, रिएक्टेंट है, और NO2 और O2 आपका प्रोडक्ट साइड में है, प्रोडक्ट है। तो देखिए इसका रिएक्शन लिखना हो तो ध्यान देखिए बेटा, इसको बहुत ध्यान से यही चीज आपको सीखनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, RXN का मतलब बेटा रिएक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको टू क्या होगा बेटा, जो मोल होता है वो बाई में जाता है, क्योंकि 2 है तो ये -1/2 होगा। ध्यान रखिए, बहुत ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि लिखना रेट ऑफ रिएक्शन लिखना ही सबसे बड़ा आपको एस्पेक्ट है, मतलब टारगेट है आपका। ये सीख जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपका जो इस पर आता है वो आसानी से हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे भी जो प्रीवियस में पूछा गया है, ये पहले इसको सीख लें। तो बेटा ये जो मोल था ये -1/2 में जाएगा, यदि यहाँ बेटा 1/2 होता तो ये ऊपर 2 हो जाता। चलिए देखते हैं आगे, ये आपका हो गया बेटा। अब इसके बाद ये क्या होगा, डेल्टा N2O5 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा T। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या आपको इसमें? इसको बेटा यदि हम करें बात तो इस तरह हो सकता है, प्रोडक्ट साइड में भी ये क्या होगा, ये 1/4 की प्रोडक्ट है तो इसमें पॉजिटिव साइन होगा, डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन बेटा 1 मोल है तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा डेल्टा ऑक्सीजन बाई डेल्टा T। मुझे लगता है आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही होंगी, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। यदि आपको देखिए थोड़ा समझिए ध्यान से, बहुत इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, पहले इससे क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। यदि आपको यह रिएक्शन दिया है, यह रिएक्शन दिया है, आपसे पूछ ले डेल्टा N2O5 तो ऑप्शन में क्या क्या दे सकता है, पहले ध्यान समझिए। ये आपको दे रखा है, ऑप्शन में नेगेटिव लगा है तो यानी इसका डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पूछ रखा है। तो देखिए ध्यान समझिए, हम यही कर रहे हैं बेटा, ये जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आपका क्रॉस में ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ये इक्वल टू आपका हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है बेटा, ये इक्वल टू हो क्या सकता है, पहला हो सकता है आपका 1/2 डेल्टा NO2 डेल्टा T। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कैसे किया मैंने भाई। देखिए मैं बड़ा बार बार नहीं कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, ये दोनों इक्वेट है बेटा। ये जब ये आपको पूछना है तो ये क्रॉस जाएगा ना भाई, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, समझ रहे हैं भाई। देखिए मैं इधर थोड़ा दिख रहा हूँ आपको भाई, ये आपका जो है 1/2 और यहाँ पर 1/4 है तो क्रॉस में जाता है भाई, 2 इधर जाएगा, हमको ये इस टर्म में चाहिए, यहाँ हमको 1 चाहिए तो ये क्रॉस जाएगा, 1 में चाहिए, इसी में चाहिए। देखिए तो ये दिया, जब बेटा ये यहाँ गया तो यहाँ हो गया क्या, रिजल्टेंट ये हो गया, ये 2 हो गया तो 2 4 कट गया तो ये 1/2 डेल्टा T। कोई दिक्कत नहीं। या इसको इस फॉर्म में लिखे 2 डेल्टा O बाई डेल्टा T। इन दोनों में से कोई भी आपको आंसर ऑप्शन मिल सकता है। ये यदि ये वाला ये दिया है तो ये सही होगा, दोनों नहीं देगा बेटा, दोनों देगा तो कुछ वैरी कर देगा, मतलब ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, कोई दिक्कत वैसा आपको नहीं होनी चाहिए, कॉपी कर दीजिए। फिर हम लोग एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसमें, इसे कॉपी करें, बड़ी ज़्यादा कॉपी हो गया। ये रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए। ये पहला सीढ़ी आपका क्वेश्चन की बड़ा सेट हो गया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले रेट एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन पर जो आते हैं उसकी बात पहले की जाए। क्वेश्चन जो कहे बेटा हमेशा उसके हिसाब से सोचा करेंगे। जैसे आपको एक सिंपल रिएक्शन हम बताएं,
N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3। अब आप ये अपने मन में कतई मत लगेगा कि अमोनिया का फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो होती है, लेकिन यहाँ पर दिया है बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो आपको मानना है कि सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन है। ओके, आपको इसके लिए लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा माइनस डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन बाय टाइम चेंज डेल्टा T इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा T इक्वल टू प्रोडक्ट का बेटा 1/2 है, क्योंकि 2 मोल है, जो मोल दिया होगा वही हो जाएगा 1/2 डेल्टा NH3 का कंसंट्रेशन कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप समझ गए। चलिए और बात करते हैं। यदि आपको ये रिएक्शन दिया था, रिएक्शन ये कर दे 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 1/2 NH3, बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंपल। अब इसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को कहे तो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ध्यान समझिए भाई। जो मोल होता है वो बाई में रहता है, तो ये पहले -1/1/2, मैं इसलिए सिर्फ लाइन बोल रहा हूँ, डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन बाई डेल्टा T होगा, 1/2 करने के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या -2 डेल्टा N2 कंसंट्रेशन बाई डेल्टा। अब इसी तरह आप समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू माइनस करेंगे तो 2 पर आएगा 2/3 डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन या इक्वल टू 2 1/2 करेंगे, 1/2 बनाएंगे कि ये 2 डेल्टा NH3 का कंसंट्रेशन बाई डेल्टा T। मुझे लगता है आपको यदि कोई भी इक्वेशन देगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो मुझे लगता है यदि आपने इतना सीख रखा है बेटा, ये जितने मैंने लिखाई है, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे कॉपी करिए। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसको हम लोग करते हैं, क्वेश्चन ये, ठीक है, प्राइजर कॉपी हो गया, ऐसा कॉपी कर लिया आपने, ऐसा कॉपी कर लिया, तो हम फिर लिखते हैं। बहुत आसानी से चीज़ सीखिए, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, छोटा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें मैं आपको सिर्फ उतना मैंने आपसे बार बार कहता हूँ कि देखिए बहुत डिटेल में पढ़ना है बेटा, तो आपके पास बुक अवेलेबल है, आप MSc क्वालिफिकेशन इसकी है, तो आपके पास BSc की बुक, MSc की बुक होगी, उससे आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ रहे हैं जितनी हमें कंपटीशन में आनी ही चाहिए और जो पूछी जाती है, बाकी बहुत डिटेल में पढ़ना बेटा, तो बुक से आप पढ़िए, आपके पास जो बुक अवेलेबल है उससे आप डिटेल में पढ़िए। लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस वो कर रहे हैं जितने से हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमें कंपटीशन क्लियर करना है। डिटेल नॉलेज आपने MSc तक में ले रखी, फिर से उसे रिवाइज करना, तो आप बुक से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन ये है बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 3A 2B, the rate of reaction plus dB by dt। dB by dt मतलब वही डेल्टा और d में कोई फर्क नहीं है, वो डेल्टा में मतलब चेंज होता है, d मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब बिग चेंज। ओके, इज इक्वल टू ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए यह PGT सन 2000 का क्वेश्चन है बेटा,
ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है -3/2 dA/dt। ऑप्शन बी दे रखा है बेटा -2/3 dA/dt। ऑप्शन सी दे रखा है बेटा -1/3 dA/dt। ऑप्शन डी दे रखा है +2 dA/dt। ये चार ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन के, और हमें करना है। मैंने आपसे बोला कि डेल्टा जो आपका है वो चेंज है और स्मॉल डी भी आपका चेंज होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इस एक्सप्रेशन की बात करें तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा। इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर होगा माइनस, हम इसी टर्म लिख रहे हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। कितना 3 बड़ा है, तो ये -1/3 होगा। क्यों, जो मूल होता है वही जाता है 1/, ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू होगा 1/2 dB/dt, ये प्लस, ठीक है। प्लस वन नहीं लिखते होगा, हमने आपसे बुलाया था कि आप प्लस वन लिख सकते हैं, चाहे प्लस में लिखिए चाहे मत लिखिए, अंडरस्टूड यहाँ पर प्लस लगा होता है, चाहे प्लस लिखिए, ये होता है एक्सप्रेशन, ठीक। अब आपसे उसने पूछा है इस टर्म में, थोड़ा देखिए इस टर्म में चाहिए आपको, इस टर्म में करना क्या है, यदि ये पूछे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यदि आपसे पूछे d प्लस dB/dt, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा भाई, ये इधर जाएगा तो -2/3 dA/dt। तो यह आपका बन रहा है। ऑप्शन देखिए कौन सा है भैया, ए ऑप्शन में 3/2 है, बी ऑप्शन में 2/3 है, 2/3 dA/dt। तो आपने देखा कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन, आपको लिखना आता है क्वेश्चन, आपने बहुत आसानी से क्वेश्चन लिख दिया, बहुत इजीली क्वेश्चन आप लिख सकते हैं बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कॉपी हो गया, तो एक सिंपल जो जनरल रिएक्शन है उसके हिसाब से लिखते हैं। आपकी जनरल रिएक्शन जो है याद हम लिखते कैसे लिखते हैं, फॉर जनरल रिएक्शन AA प्लस BB CC प्लस DD, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा -1/A, अब हम डी के फॉर्म में लिख रहे हो ना, dA/dt। मैंने आपसे फिर कहा डी और डेल, जो मतलब ये जो डी है वो स्मॉल चेंज है, डेल्टा आपका बिग चेंज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, आपको ये लिखिए या ये लिखिए, कोई फर्क नहीं है। तो 1/A जो मूल होता है वो बाहर रहता है, इक्वल टू -1/B dB/dt इक्वल टू 1/C, क्योंकि ये बेटा प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आएगा, तो चाहे प्लस लिखे हैं, हमने लिख दिया, मान लीजिए dC/dt इक्वल टू प्लस 1/D dB/, ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर जनरल रिएक्शन। मैं बोला डेल्टा में लिखा हो चाहे डी में लिखा हो, कोई चेंज नहीं है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। पॉजिटिव वाला साइन आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव वाला लेकिन आपको लिखना होगा, निगेटिव वाला लिखना होगा। कॉपी कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपको नोटिस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of a chemical reaction. Factors affecting the rate of a chemical reaction. पहला जो फैक्टर है बेटा आपका वो है concentration of
the reactants, concentration of the reactant। तो देखिए ये rate of reaction decreases with टाइम के साथ रिएक्शन का रेट घटता है। अब मुद्दा ये क्यों घटता है? बेटा देखिए, जैसे टाइम बढ़ेगा, आपने रिएक्टेंट के अमाउंट को लिया, भाई धीरे धीरे रिएक्टेंट का अमाउंट घटने लगेगा, भाई कंज्यूम्ड होगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो आपको लगा सर प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, फिर प्रोडक्ट का रेट कब तक बढ़ेगा? भाई शुरू में मान लिया आपने कोई बनाना, आपने 10 kg कोई चीज़ ली, तो जब कंज्यूम्ड होगी, प्रोडक्ट बदलेगी, तो शुरू में तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, इधर घटेगा, लेकिन बाद में क्या होगा? जब रिएक्टेंट घटने लगेगा तो उधर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी तो घटेगा ना बेटा। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन का समय के साथ क्या होता है? डिक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। तो समझिए इसमें आगे क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ reactants is maximum at the start of the reaction, at the start of reaction, and it decreases as the reaction proceeds। क्या होता है बेटा? शुरू में आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। रिएक्टेंट आपने लिया है, प्रोडक्ट कभी बनेगा जब रिएक्शन होगी, लेकिन समय के साथ जब रिएक्शन प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? घटता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज करता है। hence rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants। यानी जो रिएक्शन का रेट है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हम रखेंगे, रिएक्शन रेट उतना ज़्यादा होगा। यदि आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट जितना ज़्यादा, रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा। कॉपी कर लिया? फिर कॉपी कर लिया। अगला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में जनरली ये कहा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाई जो रिएक्शन की सबसे बड़ी थ्योरम वो है कोलिजन थ्योरी, कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं और रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कोलिजन मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा तो रिएक्शन का रेट करने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और लगभग ये अजम्पशन है कि यदि 10 डिग्री आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? लगभग डबल हो जाता है। तो अगला फैक्टर हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction। effect of temperature on rate of reaction। देखिए बेटा, रिएक्शन, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नहीं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उल्टा होता है। और मैंने मोस्ट ऑफ रिएक्शंस, ये बात ध्यान रखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। यदि इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तभी होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो रिएक्शन रेट फॉर मोस्ट का मतलब ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन become almost double for
double for every 10 degree centigrade rise in temperature। ज्यादातर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ज्यादा वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। बट इधर कॉपी कर लिया इस साइड का। अब हम देखते हैं तीसरा फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या होता है बेटा, तो देखिए आपको हम ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, वहां से आपको चीजें समझ आएंगी। एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये बेटा आपका रिएक्टेंट है और ये आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये, क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। बहुत ध्यान समझिए, विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन जब आप कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है, कम लगती है। ये क्या होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बड़ा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये है विथ कैटलिस्ट, ये वाला ये डैश कर दिया हमने। ये आपका क्या है, ये आपका ये डैश है, ये डैश है, और ये यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। होता क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। अब वो रिएक्शन रेट कैसे बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी बेटा क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्टेंट है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो कैटलिस्ट करता क्या है, समझिए कैटलिस्ट बारे में बहुत सी बातें। कुछ लोग कहते हैं कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर दूं। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता नहीं है, कैटलिस्ट एक नया पाथ देता है जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को, ये बहुत बड़ा भ्रमक वो है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट आपके पास है, यदि आपके पास है तो गलत है। कैटलिस्ट कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं घटाता। कैटलिस्ट एक ऐसा पाथ देता है या एक ऐसा रिएक्शन रूट देता है जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है या उस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ठीक, वो एक्टिवेशन एनर्जी घटाता नहीं है, वो एक नया रूट देता है जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है या एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता नहीं है, वो एक नया पाथ देता है, रिएक्शन का नया रूट देता है जहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। इसको इस तरह समझिए, जैसे आपको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में तो वहाँ पर दिखाएंगे हम लोग हाइड्रोजनेशन जब करेंगे, एल्काइन से एल्कीन बनाएंगे या एल्कीन से एल्केन बनाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है बेटा, उसमें भी रेडी निकल्स लेते हैं या फिर एक्टिवेटेड निकल्स लेते हैं। तो एक्टिवेटेड निकल्स होता क्या है, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करते हैं,
जो आपका हाइड्रोजन है उन पर एब्जॉर्ब हो जाता है, हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब होता है और एल्कीन भी एब्जॉर्ब होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उन्होंने क्या दिया, एब्जॉर्ब होने का सरफेस दिया, जिससे उनकी एडिशनल एनर्जी कम रही। बाहर से उनका कोलिजन का रेट कम था, लेकिन एक सरफेस प्रोवाइड कराया तो उनके कोलाइड होने का रेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो उसने एक नया रूट दिया जहाँ पर एडिशनल एनर्जी कम खर्च हुई या कम लगी। वो घटाता नहीं है, वो नया रूट देता है, ये ध्यान रखिएगा, तो नया पाथ देता है, रूट देता है, वही चीज़ है। ये भी जब कैटलिस्ट के साथ होता है तो एनर्जी कम लग रही है, और जब विदाउट कैटलिस्ट तो एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। तो वही मैं दिखा रहा हूँ। Catalyst is a substance which influence the rate of a reaction without undergoing any chemical change, itself। वो अपने अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं करता है, वो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। मतलब रिएक्शन में इतना जिस रूप में आपसे देंगे, आफ्टर रिएक्शन वो उसी रूप फॉर्म में मिलेगा। एक टर्म और होता है कैटलिस्ट प्रमोटर, वो भी हम लोग जान लें। कैटलिस्ट प्रमोटर जो होते हैं बेटा, वो खुद कैटलिस्ट तरह बिहेव नहीं करते, वह रेट ऑफ कैटलिस्ट यानी जो कैटलिस्ट की रिएक्शन का रेट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो उसको इन्हांस करते हैं। तो कैटलिस्ट प्रमोटर क्या करता है, वह जो है कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करता। ओके, ये क्या है, प्रमोटर। फिर आता है कैटलिस्ट पॉइजन, ये सब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो सबका नाम आएगा। कैटलिस्ट पॉइजन क्या है, वह कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करता है। क्या करता है, उसको कम करता है, खुद कैटलिस्ट तरह वही बिहेव नहीं करता। तो टर्म कैटलिस्ट, कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कैटलिस्ट प्रमोटर जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट पॉइजन जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को घटाते हैं। इतने टर्म आप ध्यान रखिए। ओके बेटा, तो आपको पता है इसके अलावा ये हो गया बेटा, इधर में लिख दो, लिख दिया बेटा आपने, जो कॉपी कर लिया। अब आपको यदि याद हो तो हमने लिखवाया था वहां पर कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए जो बात हुई थी उसमें क्या था कि इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट सेम एक्सटेंट में बढ़ाता है। तो मैं दोबारा इसे लिखवा दूं, ये ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटलिस्ट does not alter the position of equilibrium, that does not alter the position of equilibrium in reversible reaction, because ऐसा क्यों करता है बेटा, because catalyst increases the speed of the forward reaction and that of backward reaction, forward reaction and that of backward reaction to the same extent, position of equilibrium remains undisturbed.
क्यों बेटा ऐसा है? क्योंकि कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल एक्सटेंट में बढ़ाता है, तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज तो हो जाता है लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कैटलिस्ट का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं है, वह इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज जल्दी कर देता है लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल एक्सटेंट में इंक्रीज करता है। ओके, अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन एक्सपोजर में क्या ज़्यादा रिएक्शन बढ़ती है, ये कह रहा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is considerably increases by the use of certain radiation, by the use of certain radiation। रेडिएशन यदि हम यूज करते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसे कॉपी कर लीजिए। सेट हो गया बेटा, सेट कर लिया। हम लोग कुछ और टर्म्स सीखते हैं। अगला टर्म है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। molecularity of a molecularity of क्या है, ये है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जिसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है आपका एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो या फिर वो आयंस हो, which must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction. The chemical reaction is called molecularity of the, यानी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, जो आपस में कोलाइड्स करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, वह उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाते हैं। इसके मतलब मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बेटा, होल नंबर होगी। क्या क्या नंबर पड़ेंगे, ऑर्डर आपका जीरो भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में होगी और कभी ना ही जीरो होगी ना ही क्या होगी, फ्रैक्शन होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल आधा तिहाई इस्तेमाल होगा नहीं, पूरा इस्तेमाल होगा। कोलाइड्स जो करेगा बेटा वो ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन को दो पार्ट में तोड़ दिया वो कंबाइन करेगा। नाइट्रोजन कहती है एक मॉलिक्यूल है तो पूरा एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हो गया तो दोनों आधा मॉलिक्यूल होता नहीं। ठीक, वही कह रहा है। इसके मतलब जो आपको ध्यान रखना है वो क्या, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। और क्या बेटा, molecularity is simply the sum of molecule of
different reactants as represented by the balanced chemical equation. By the balanced chemical equation. Okay. Sum of molecules of reactant जो होता है वो मॉलिक्यूलरिटी होता है, होल नंबर होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। इधर कॉपी कर लीजिए, फिर हमें एक आध चीज और आपको बताएं। जब आपकी कोई रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो रही है तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कौन होगा बेटा? वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग होगा, ये ध्यान रखिए आप। तो ये इसमें बता रहे हैं आपको। मैकेनिज्म एंड रेट लॉ क्या बेटा? स्लोएस्ट स्टेप controls the overall rate of reaction। इसको इस तरह समझिए, कौन से जाते हैं 10 slowest step of the complex reaction is called the rate determining। इसको इस तरह समझिए बेटा, जैसे मान लीजिए एक कार बनाने का कारखाना है, कार्स बनती है वहाँ पर, और जो है जो टायर इंडस्ट्री है उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, उसका प्रोडक्शन रेट जो है वो घट गया है। तो कार बनाने की जो मतलब उस प्लांट से कार बन के निकलने की जो स्पीड होगी, मतलब जो रेट होगा, कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा कि टायर कितने बैच में निकल रहा है, क्योंकि टायर का रेट जो है स्लो स्टेप है। तो डिसाइड कौन करेगा कि पर मंथ या पर वीक कितनी कारें प्लांट से पूरी तरह तैयार होकर निकलेंगी? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह पर वीक में कितने टायर निर्माण कर पा रही है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कुछ दिक्कत है या उसका फॉर्मेशन का रेट स्लो है। तो जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती हैं उसमें हमेशा वो रिएक्शन रेट डिसाइड करती है जिसका रेट ऑफ जो क्या होती है, जो स्लो होती है। क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबके कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इसको और समझिए, जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस तो आपने देखी होगी, 4 लोगों की कम से कम 400 मीटर रेस होती है। उसमें क्या है, उसमें जीत या फिर रेट ऑफ जो टाइमिंग होती है किस पर डिसाइड होती है? जो सबसे स्लो चलेगा वही तो डिसाइड करेगा ना, क्योंकि जो आपका सबसे स्लो दौड़ेगा उसी से आपकी टाइम मार्जिन डिसाइड होगी। जितना जो तेज दौड़ने वाला उससे डिसाइड नहीं होगी, क्योंकि जब वो पहुंचेगा तभी तो अगला दौड़ेगा। भाई एक यदि आपका धावक धीरे दौड़ रहा है तो जब तक वो अपने पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा अगले का पॉइंट स्टार्ट नहीं होगा ना। तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड वो रिएक्शन करेगी जो स्लो होगी, जिसका रेट क्या होगा, स्लो। इसको थोड़ा समझिए रिएक्शन के द्वारा। जैसे हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, NO2 F2 से रिएक्शन करता है तो NO2F और F फॉर्म करता है। यह आपका स्लो स्टेप है, जबकि इसका अगला स्टेप जो है NO2F फर्दर करेगा तो NO2F जब बनाता है यह फास्ट है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें हम, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो 2NO2 प्लस F2 बन रहा है 2NO2। इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका इस रिएक्शन जो स्लो वाली है इस पर होगा
वो होगा आपका KNO2। ओके, ये जो आपका स्लो स्टेप है वो डिसाइड करेगा, फास्ट स्टेप डिसाइड नहीं करेगा, स्लो स्टेप का एक्सप्रेशन होगा वही आपका वो रेट रिएक्शन होगा। क्या होगा? रेट रिएक्शन होगा। इसका हम लोग ज़्यादा यूज जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी वहाँ पर प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। अगली मुलाकात जो हमारी होगी, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसमें हम लोग खूब बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या एक्सप्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशन क्या होता है, और हाफ लाइफ मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है उसका क्या एक्सप्रेशन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके हाफ लाइफ का क्या एक्सप्रेशन, ये सब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और तैयारी में अच्छे से लगे रहें। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता रहूँगा रिवीजन पर बहुत ध्यान दें बेटा, क्योंकि सिलेबस हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम तो अपनी धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो पीछे हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, इन सब का आप रिवीजन भी करते चलें ताकि आपका सिलेबस आपके कमांड में रहे। ओके बेटा, थैंक यू।